उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहां बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में। जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है ये। मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में ख़त्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूं। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, बीजेपी और कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र में फर्क। मेरी बात पूरी नहीं हो चुकी थी, इसलिए वीडियो का शेष अंश बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर पुरखों के किए गए पापों की सजा औलाद को मिलती है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की मुसलमानों को स्लो पॉइजन देने वाली नीति और बाबरी मस्जिद प्रकरण में अपनी खयानत भरी साजिशों के कारण देश में कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को पनपने में पूरी मदद की और 2014 में बची खुची कसर को केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन ने पूरा कर दिया और लगभग मृतप्राय हो चुकी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बागडोर थाम लिया। बीजेपी को जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि बीजेपी के कारनामे जनता को पसंद थे, बल्कि कांग्रेस से बिलबिला चुकी जनता के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इस मामले में कांग्रेस ने एक बचकानी हरकत भी की थी। बीजेपी ने जिस दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे की घोषणा की थी, उसी दिन से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमले करना शुरू कर दिया था। इससे नरेंद्र मोदी की चर्चा में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई। 2002 के गुजरात के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी थी, उसके मद्देनजर देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारती या न स्वीकारती, ये फैसला कांग्रेस को जनता पर छोड़ देना चाहिए था और कांग्रेस ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। लगभग 3.5 महीने की अथक पैदल यात्रा के बाद राहुल गांधी अपनी छवि सुधारने में कामयाब तो हुए और शायद इन्हें लगने भी लगा था कि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी से इनका फासला ज्यादा नहीं रह गया है, मगर इनको सदस्यता गंवाने का झटका इन्हें इनाम की शक्ल में मिला। ईडी द्वारा 100 घंटे की पूछताछ और सदस्यता गंवाने के बाद जो देश में इनके पक्ष में सद्भावना की लहर बनी, कर्नाटक के चुनाव में इसका फायदा इन्हें मिला भी, मगर बहुत जल्द राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले ही हैं
मगर जिस तरह इन दोनों सूबों को सांप्रदायिक ताकतों ने लगभग हाईजैक कर रखा है और अपनी प्रयोगशाला के तौर पर इन सूबों को इस्तेमाल कर रही हैं और इन दोनों सूबों के मुख्यमंत्री निरीह बनकर तमाशा देख रहे हैं, इसके परिणाम क्या कांग्रेस के लिए सुखद होंगे? कांग्रेस ने पिछले दिनों सावरकर को लेकर बीजेपी पर धड़ाधड़ कई हमले किए थे। इससे बात सामने आई कि सावरकर अंग्रेज सरकार से लिखित माफी मांगकर स्वतंत्रता आंदोलन से अलग हो गए थे और अंग्रेज सरकार के लिए वह काम करेंगे। इसके एवज उन्हें 60 रुपया मासिक पेंशन भी दी गई थी। इतनी सी बात जो राहुल गांधी जानते हैं, क्या इंदिरा गांधी को नहीं पता रही होगी, जिन्होंने सावरकर के सम्मान में 2 बार डाक टिकट जारी किया था और 1980 में लिखे गए एक पत्र में उन्होंने सावरकर की जमकर तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, अपने आखिरी प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंघल को बाबरी मस्जिद के बाबत एक सुझाव दिया था कि हम आपको बाबरी मस्जिद ऐसे कैसे सौंप सकते हैं, हम एक जिम्मेदारी भरे पद पर हैं। बस आपके सामने एक रास्ता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करें। और हुआ भी वही। अभी पिछले दिनों NCERT के सिलेबस से मुगलों को अलग कर दिया गया। फिर बाद में सुनने में आया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी सिलेबस से आजाद कर दिया गया। बीजेपी तो इतिहास को लेकर हीन भावना से ग्रसित है, एहसासे कमतरी का शिकार है और उन्हें इतिहास की किताबों से बहुत ढेर सारे चैप्टर डिलीट करने हैं। अब देश को इतिहास नरेंद्र मोदी और अमित शाह पढ़ाएंगे। उन्हें देशभक्तों को गद्दार और देशद्रोहियों को हीरो साबित करना है। उन्हें कौओं को सफेद पेंट से बगुला बनाना है। अगर ऐसा न करेंगे तो बच्चे इतिहास की किताबों में जो इसका विरोधाभास देखेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए इतिहास को बदलना इनके लिए जरूरी है। जहां तक सवाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, तो मौलाना आजाद के बारे में मैं इतना बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी राजनीतिक पार्टी के सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा भर नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान नेहरू वगैरह से किसी तरह कम नहीं था। मौलाना आजाद जवाहरलाल नेहरू से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में सन 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान पकड़ रखने वाले मौलाना आजाद दुनिया में सबसे कम उम्र के संपादक, सिर्फ 14 साल की उम्र में किसी पत्रिका का संपादन करने वाले व्यक्ति थे। ये एक महान राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक सफल शिक्षा शास्त्री भी थे और भारत विभाजन के सबसे बड़े विरोधी भी थे। मगर नेहरू के बाद की कांग्रेस ने इन्हें हाशिए पर ढकेल दिया। इन्हें भारत रत्न देने में कांग्रेस ने लगभग आधी सदी गुजार दी। सन 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ मिलता हूं। जय हिंद।